ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था 3 फॉर्मेट होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है और आप उसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप पता करोगे कि वो इनमें से किस फॉर्मेट के अंदर लाई कर रहा है, और फिर सिंपली जो मेथड हमने सीखा है उससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 जो फॉर्मेट थे, एक था कांस्टेंट फोर्स, दूसरा था फंक्शन ऑफ एक्स आई कैप, फंक्शन ऑफ वाई जे कैप प्लस फंक्शन ऑफ जेड के कैप, और तीसरा था परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है ना? तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब कुछ वर्क डन हमारे क्वेश्चंस में काफी ज्यादा काम आएंगे, तो उनको हम डायरेक्टली याद रखेंगे और बार बार उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी होगी, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये एक ऐसा फोर्स है, तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स निकाल के रख लेते हैं कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका पॉइंट मास दिया हुआ है m, जिसकी हाइट इनिशियली मैं मान लेता हूं hi है, और फाइनली उसकी हाइट मैं मान लेता हूं hf है। तो सबसे पहली चीज, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ से इंडिपेंडेंट है। पाथ से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मैं ब्लॉक को किस रास्ते से लेके गया, किस पाथ से लेके गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करने वाला है। ठीक है ना? तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। वैल्यू मैं आपको बता दूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा आपको लिखना है mg मॉड ऑफ h फाइनल माइनस h इनिशियल। बात समझ आई? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन का वर्टिकल डिस्टेंस, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस अगर h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आ जाता है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, mgh, बिना साइन के हम बात कर रहे हैं, बिना साइन के आपको याद रखना है फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, mgh। h जहां पे क्या है, h है वर्टिकल सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब बात आती है साइन की, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना? ग्रेविटी का फोर्स हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड्स। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स हुआ तो फिर वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि mg तो हमेशा कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। तो सीधे सीधे से याद रखो आप, डिस्प्लेसमेंट इफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब हुआ टुवर्ड्स ग्राउंड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। सिमिलरली इफ डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लेंगे, नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, फॉर्मूला वर्क डन का हमेशा आप जो यूज करोगे ग्रेविटी के लिए वो हो गया mgh। h जहां पे है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब अगर आपने अपने ब्लॉक को डाउनवर्ड्स डिस्प्लेस किया है, यानी टुवर्ड्स ग्राउंड डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगा हमेशा। और अगर अपवर्ड्स डिस्प्लेस किया है, यानी अवे फ्रॉम द ग्राउंड डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। एक एग्जांपल में दे देता हूं, ठीक है ना? अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये पॉइंट ए था हमारा, ओके, और यहां पॉइंट सी है हमारा,
और कुछ ऐसे पाथ से मैं उसे लेके आया था और इस तरह से मैं लेके जा रहा हूं। ये डिस्टेंस है मान लो कि h1, ये डिस्टेंस, सॉरी ग्राउंड से मान लेते हैं डिस्टेंस इस पॉइंट की h1, सी पॉइंट की डिस्टेंस मान लेते हैं हम h3, और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ h2, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं b। ओके, ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ था m मास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है डाउनवर्ड्स। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्क डन ए से बी लेके जाने में कितना होगा, तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लिख दूंगा, हमेशा पॉजिटिव एम जी, और अगर मैं पॉजिटिव चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। ये दूरी कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो, ये दूरी सिंपली हो जाएगी h1 माइनस h2। पॉजिटिव लाना है ना, तो h1 माइनस h2 किया है। समझ आई क्या बात? तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ब्लॉक इनिशियली यहाँ था और ब्लॉक फाइनली यहाँ आने वाला है। तो वर्टिकल में वो किधर डिस्प्लेस हुआ, ऊपर या नीचे? नीचे डिस्प्लेस हुआ, और नीचे के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, पॉजिटिव साइन। सिमिलरली अगर वर्क डन बी से सी के लिए पूछा जाए, बी से ब्लॉक को आप सी पे लेके जा रहे हो, तो पहले पॉजिटिव लिख लो एम जी। सेपरेशन कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच का, बी और सी का? पॉजिटिव सेपरेशन लिखना है तो मैं सीधे क्या लिख दूंगा, h3 माइनस h2। बात समझ आई कि नहीं, h3 माइनस h2। अब वर्क डन का साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इनिशियली ब्लॉक बी पे था और फाइनली सी पे है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ फार फ्रॉम द ग्राउंड, अपवर्ड्स। तो कैसा आ जाएगा भाई, नेगेटिव। बात समझ आ रही है? कोई अगर पूछता कि वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या होगा, तो आपको ये नहीं कि आप पहले बी तक निकालो फिर आप सी तक का निकालो, आप डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखोगे ए से सी के लिए। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, वर्क डन सिंपली क्या हो गया, एम जी, इनके बीच की दूरी। तो देखो h1 माइनस h3, पॉजिटिव लाना है मुझे। अब साइन देख लेते हैं, तो इनिशियली h1 हाइट पे था, फाइनली h3 हाइट पे है, और डायग्राम से दिख रहा है कि h1 ग्रेटर देन है h3, यानी इफेक्टिवली ब्लॉक किधर आया, ऊपर आया नीचे गया? इफेक्टिवली ए से सी जाने में ब्लॉक नीचे गया है, तो नीचे के लिए हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये पूरा थ्योरी है वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए। तो कभी ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम में आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे होना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोले, बोलो भाई। चलो, नहीं है क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं उम्मीद कर लूंगा डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये एक सर्कुलर क्वार्टर है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ले लो। और ये जिस सर्कल का पार्ट है उसकी रेडियस हमें दी गई है, रेडियस मान लो कि 10 मीटर है। और ये है आपका ब्लॉक एम मास का, इस समय इसकी पोजीशन बना रही है 37 डिग्री। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। ट्राई करो और सभी लोग आंसर देना। ओके चलो देखते हैं। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपली हो जाएगा m, ठीक है ना, इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली फाइनली ब्लॉक यहाँ पहुंचने वाला है, इनिशियली ब्लॉक यहाँ है, तो इनिशियली उसकी हाइट कितनी है मैं ये निकाल लेता हूँ। ये आप जानते हो रेडियस r है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी r साइन 37 डिग्री। रेडियस 10 मीटर है तो ये आ जाएगी आपकी 6 मीटर। ये टोटल कितना है, टोटल 10 मीटर है। तो हाइट इस समय कितनी है, इस समय हाइट है 4 मीटर। फाइनली हाइट क्या है,
0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4। देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देख सकते हो भाई पत्थर पहले ऊपर था और फाइनली नीचे है, यानी टुवर्ड्स ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 mg हो जाएगा। क्लियर है? +4 mg इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो पाथ कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पाथ मैं कैसा भी देता, मैंने यहाँ पे सर्कुलर पाथ दिया है, अगर मैं रैंडम पाथ भी दे दूं पर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का ही हो तो वर्क डन सेम आ जाता है। ठीक है ना? चलो, तो ग्रेविटी की बात खत्म हो गई। अगली चीज देखते हैं जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इस पे ध्यान देना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे स्प्रिंग फोर्स तो कैलकुलेट सही कर लेते हैं पर उसके साइन में गलती कर देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? बेसिकली वही कॉमन सेंस है, और उससे आप ये याद रख सकते हो कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। स्प्रिंग्स के बारे में हमें एक चीज पता है, स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है ना? और जब वो नेचुरल लेंथ पे है उस समय वो कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि L0 जो है उसकी नेचुरल लेंथ है, और स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो भी हमने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू होती है -kx। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन ये शो करना चाहता है कि अगर आप उसकी नेचुरल लेंथ से दूर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो फिर क्या होगा? नेगेटिव फोर्स वो लगाएगी। यानी यहाँ पे अगर एक ब्लॉक कनेक्टेड होता, इस ब्लॉक को अगर मैं राइट में डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट में लगेगा, अगर मैं ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग का फोर्स राइट में लगेगा। बात समझ आती है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि इस तरह इनिशियल सिचुएशन थी और फाइनली हम ब्लॉक को यहां लेके आ गए। ठीक है ना? ये फाइनल सिचुएशन हो रही है, ये आपका इनिशियल और ये फाइनल। तो यहां पे दिख रहा है कि मैंने स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दी है, और मैं मान लेता हूं कि मैंने x से उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा, क्योंकि आप उसकी नेचुरल लेंथ से दूर लेके जा रहे हो उसे, और स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव रहा होगा, जैसे कि हमें दिख रहा है लेफ्ट की तरफ, आप डिस्प्लेसमेंट राइट में कर रहे हो, स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट में रहा होगा। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे स्प्रिंग का फोर्स भी बदलेगा, यानी स्प्रिंग का फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है ना? लेकिन वो सिर्फ फंक्शन है किसका? x का, यानी सिर्फ x का फंक्शन है स्प्रिंग का फोर्स, इसीलिए मैं इस फोर्स को भी क्या बोलता हूं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स। और ये किस टाइप का है? ये है टाइप 2। 3 टाइप देखे थे कंजर्वेटिव फोर्स के, तो ये टाइप 2 है। इसमें हमेशा फोर्स फंक्शन ऑफ x आई कैप में ही आने वाला है। चलो, तो कैलकुलेट करना है अगर आपको वर्क डन, तो हम क्या करते हैं, मैं यहां से कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे, और ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस किया मैंने छोटी सी थिकनेस dr, और देख लेता हूं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना सा वर्क स्प्रिंग ने किया होगा। ठीक है, तो फॉर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dr, छोटा सा वर्क जो स्प्रिंग का होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस समय स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना है? क्या आप ये देख सकते हो? स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना है अगर हम यहां से r डिस्टेंस ले रहे हैं, या फिर बेटर होगा कि मैं यहीं से r डिस्टेंस ले लूं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान अगर हम करना चाहते हैं तो मैं यहां से डिस्टेंस ले लेता हूं r, उसकी नेचुरल लेंथ से मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है r। इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना? छोटा सा वर्क डन क्या होगा? तो अगर आपने एक्सटेंशन किया है r का, तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा k इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है dr,
किया है कि नहीं किया है dr हमने? हाँ। फोर्स और इसके बीच का एंगल आप देख सकते हो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने dr जो किया वो मैंने किया राइट में, पर स्प्रिंग इस समय फोर्स लगा रही होगी कहां, लेफ्ट में। तो ये है छोटा सा वर्क डन इन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dr। इसको मैं कह सकता हूं माइनस kr dr। इसी छोटे से वर्क को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, जब r की वैल्यू 0 थी से लेके फाइनली r की वैल्यू x हो जाती है तब तक, तो हमें वर्क डन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इस केस के लिए आ गया। अब आप ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं इस ब्लॉक को धीरे धीरे अंदर लेके आने लग जाऊं, अभी भी स्प्रिंग का फोर्स तो किधर लग रहा होगा, अंदर ही, क्योंकि नेचुरल लेंथ तो आई नहीं है। तो यहां से वापस नेचुरल लेंथ तक जाने में स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो थोड़ा। स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ आती है ये बात? बस आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला हूं इसके लिए वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज, हमेशा आप याद रखना, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बताएगा बिना साइन के साथ, हमेशा वर्क डन होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अटैच्ड टू स्प्रिंग। जो ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपको देखना होता है। समझ आ रही है बात? तो इससे हमें मैग्नीट्यूड तो हमेशा समझ आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन में याद रखो, इफ डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स natural length, if displacement is towards natural length, work done is positive. If displacement is away from natural length, if displacement is away from natural length, work done is negative. बात समझ आ रही है कि नहीं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमेशा हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट अगर नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन की तरफ है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब कोई पूछ रहा है कि गलती कहाँ होती है, तो बच्चे हाफ के एक्स स्क्वायर तो लिख लेते हैं, पर पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो ये मत याद रखना। समझ आ रही है बात? मैंने आपको लॉजिक बता दिया है किस तरह से मैं पता करूंगा कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शायद क्लियर हो गया होगा। पूरी तरह से क्लियर होने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं कि नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 5 मीटर। ओके, तो ये हमारी स्प्रिंग है और उससे एक ब्लॉक अटैच्ड है। आशुतोष आप कर सकते हो, पर अभी हमने एनर्जी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस स्टेज पे वो चीज नहीं बता रहा, ठीक है ना? वैसे भी मुझे उससे ज्यादा क्लियर नहीं लगता है, मुझे इसी से ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है? तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 5 मीटर, ठीक है? और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्क डन निकाल के बताऊंगा। वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम, यहाँ मैं केसेस ले लूंगा, के की वैल्यू ले लेते हैं कुछ 100 न्यूटन पर मीटर मान लो, ये हमें के दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो मैं ले लेता हूं यहां पर, ये पॉइंट हो गया आपका P, ओके। यहाँ एक पॉइंट है Q, यहाँ एक पॉइंट है R, और यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूं मैं S, ठीक है। इन सभी की डिस्टेंसेस लिख देते हैं। तो P पॉइंट जो है वो 5 मीटर की दूरी पे है, S पॉइंट जो है वो 1 मीटर की दूरी पे है, Q पॉइंट जो है वो 2 मीटर की दूरी पे है, और P से ये 3 मीटर की दूरी पे है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको? तो पहला क्वेश्चन है वर्क डन फ्रॉम P टू R। ब्लॉक अगर P पे था और मैं उसे R पे लेके जा रहा हूं तो कितना वर्क डन होगा? आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो आप अपनी कॉपी में करते रहो, यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ तो मैं पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दूंगा हाफ के, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो देखो P से R की दूरी 3 मीटर है, तो x स्क्वायर। अब बात आती है साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगर मैं P से R की तरफ जा रहा हूं तो नेचुरल लेंथ की पोजीशन तो P ही है, तो मैं P से तो दूर जा रहा हूं। जब भी आप नेचुरल लेंथ से दूर जाओ तो वर्क डन के आगे क्या लगा दो? एक नेगेटिव साइन। क्लियर हुई क्या बात? सेकेंड क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन फ्रॉम P टू S। P से अगर मैं S जाता तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता? तो मैं सिंपली लिख दूंगा पहले मैग्नीट्यूड हाफ के, P और S के बीच की दूरी, P और S के बीच की दूरी मैं देख पा रहा हूं सीधे सीधे 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर। अब बात आती है साइन की। आप P पे थे यानी नेचुरल लेंथ पे थे, आप P से S की तरफ जा रहे हो यानी आप नेचुरल लेंथ से दूर जा रहे हो, तो फिर से क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव साइन। तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरे केस में बोला गया है वर्क डन फ्रॉम S टू Q। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ना तो S आपकी नेचुरल लेंथ है और ना ही Q आपकी नेचुरल लेंथ है, पर मैं तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा हाफ के, S और Q के बीच की सेपरेशन मैं देख सकता हूं सीधे कितनी है? 1 मीटर, तो हाफ के 1 स्क्वायर। अब बात आती है साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देखो अगर आप S से Q की तरफ जाओगे तो आप नेचुरल लेंथ की तरफ जाओगे या उससे दूर जाओगे? बताओ। S से अगर मैं Q की तरफ जा रहा हूं और P हमारा नेचुरल लेंथ का पॉइंट है, तो S से Q जाने में हम नेचुरल लेंथ की तरफ गए या उसके ऑपोजिट गए? उसकी तरफ गए। तो वर्क डन मुझे कैसा लिखना चाहिए भाई? पॉजिटिव लिखना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर हो रहा है? सिमिलरली एक और ले लेता हूं मैं, वर्क डन फ्रॉम Q टू P। अब तो क्लियरली हमें समझ आ ही रहा है कि Q टू P की अगर बात हो रही है तो आप नेचुरल लेंथ की तरफ जा ही रहे हो, तो हाफ के Q और P के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो वो है 3, और साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? तो मैं चाहूंगा आप इसी क्वेश्चन में एक पार्ट करके दिखाओ मुझे। फिफ्थ जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग टू मूव फ्रॉम S टू R। क्या आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग टू मूव फ्रॉम S टू R, S से R जाने के लिए? साइन के साथ बताइए। चलो देखो, तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था, तो जैसे क्वेश्चन मैंने किए थे उतना आसान ये नहीं था, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस है, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी में या तो मैं मीन पोजीशन की तरफ जा रहा था या मैं मीन पोजीशन से दूर जा रहा था। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पॉइंट एस से चलते हुए पॉइंट आर तक जाना है। तो अगर हम पॉइंट एस से पॉइंट आर तक जा रहे हैं तो एस से पी तक जाने में तो हम
नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहे थे, लेकिन P से R जाने में हम नेचुरल लेंथ से अवे जा रहे थे। बात समझ आई? तो आप डायरेक्टली दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं लिख सकते। जैसे मुझे पता है कि S 1 मीटर दूर है और R 8 मीटर दूर है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन 7 मीटर है। तो मैं हाफ के 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकता डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इस बार एक गड़बड़ हुई है। आप पहले तो नेचुरल लेंथ की तरफ मूव किए P तक, और फिर आप P से नेचुरल लेंथ से अवे मूव किए। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लेंथ की तरफ जब आप मूव करोगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पर आप जब नेचुरल लेंथ से अवे मूव करोगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो S से R जाने में कुछ दूरी के लिए तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन कुछ दूरी के लिए वर्क डन नेगेटिव है। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए थी, और आपको लिखना चाहिए वर्क डन फ्रॉम S से P तक प्लस वर्क डन फ्रॉम P से लेके R तक। बात समझ आई? मैंने अपने वर्क डन को दो पार्ट में ब्रेक किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि एक पार्ट पॉजिटिव आएगा और एक पार्ट नेगेटिव आएगा। अब देख लो, S से P तक जाने में आप टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ जा रहे हो, तो वो आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू S से P की जो दूरी है वो 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव P से लेके R तक मैं अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ जा रहा हूं, तो वो आएगा हाफ इंटू के, और दूरी है 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर। लेकिन वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। बात समझ आई कि नहीं? एक नेगेटिव साइन मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये आपको मिल गया भाई कितना? हाफ के, ये तो कॉमन आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9, जो कि कितना हो गया? 7। और आपको क्या मिला? 350 जूल। अरे बात समझ आई क्या? अगर आपने डायरेक्टली टोटल लिख दिया होगा तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। चलो, बढ़िया है। तो एक पॉइंट जो सिर्फ आपको याद रखना है वो क्या हो गया, कि अगर मैं टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ मूव कर रहा हूं तो मुझे वर्क डन पॉजिटिव लेना है। अगर मैं अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ मूव कर रहा हूं तो वर्क डन मुझे नेगेटिव लेना है। टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ में पॉजिटिव, अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ में नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। क्या एक और क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें? यस और नो में बता दीजिए। स्प्रिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन करने की आवश्यकता? एक तो वैसे मैं कराना चाहूंगा, थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से करें। देखते हैं कितने लोगों को याद है। सब डाल देता हूं इसमें मैं। ठीक है ना? तो हाँ, पांच मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है। ये के है, ये के, ये 2K और ये 2K। ठीक है, क्वेश्चन है all the springs at A are in natural length। इनिशियली सारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, the block is displaced from line A to B। ठीक है ना? आपको बताना है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी एंड स्प्रिंग्स combined is
कितना है टोटल वर्क डन, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। तो सबका वर्क डन निकाल के टोटल ऐड करके आपको फाइनल आंसर बताना है कि ग्रेविटी और ये पांचों स्प्रिंग ने मिलके हमारे ब्लॉक के ऊपर इफेक्टिवली कितना वर्क किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। देखते कितने लोग कर पाते हैं। आइए देखते कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं एक एक स्प्रिंग का वर्क डन लिखने चलूंगा तो हो तो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए एनएलएम में हमने स्प्रिंग का क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक स्प्रिंग का वर्क डन पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्टली सारी स्प्रिंग्स का टोटल वर्क डन। तो मैं क्या करूं, मैं पूरे सेटअप को रिप्लेस कर दूंगा एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से और उससे ब्लॉक को लटका दूंगा। यहां मैं ले लूंगा के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यही तो होता है, सारी स्प्रिंग्स हटा दो तब भी सेम डिस्प्लेसमेंट हो, तो तब भी ये 5 मीटर ही होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, और ब्लॉक क्योंकि डिस्प्लेस हुआ है टूवर्ड्स द ग्राउंड तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। तो ये मुझे मिल गया प्लस 500 जूल। क्लियर है कि नहीं? अब के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो देखो जरा, के इक्विवेलेंट में ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, ये तीनों किस में हैं? पैरेलल। पैरेलल की पहचान होती थी अगर आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करो और सारी स्प्रिंग्स के अंदर सेम एक्सटेंशन या कंप्रेशन आए तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते थे। तो पत्थर को अगर मैं नीचे 5 मीटर ले गया तो ऊपर की तीनों स्प्रिंग 5 मीटर से ही खींचने वाली हैं। इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये सीरीज में है, दिख रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्या होता था, 1/k1 प्लस 1/k2, यानी इनका भी इक्विवेलेंट कितना है, k। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं सिंगल स्प्रिंग लगा सकता था, कितने की, k की। अब अगर देखा जाए तो ऊपर वाली तीन और ये नीचे वाली भी, ये चारों किस में आ गई हैं, पैरेलल में। तो सिंपली के इक्विवेलेंट 1 2 3 और 4 4k हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? 4k यानी कि 400 न्यूटन पर मीटर। अब क्या बाकी है, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखना, यानी हाफ के, और डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर का है स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात की जाए तो इनिशियली ये नेचुरल लेंथ थी और अब हम जा रहे हैं अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा स्प्रिंग का वर्क डन प्लस ग्रेविटी का वर्क डन, ये हो गया -5000 प्लस 500, यानी कि -4500 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए ऑब्वियसली आपने एनएलएम में अगर ध्यान दिया होगा तभी कर पाओगे, वरना आप इंडिविजुअली स्प्रिंग्स का निकालते और तब टोटल करते तब भी यही वर्क डन आता। मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्लॉक नीचे आया तो ऊपर वाली स्प्रिंग्स ने नेगेटिव वर्क किया, तो ये मत सोच लेना कि नीचे वाली स्प्रिंग ने पॉजिटिव किया होगा। नीचे वाली स्प्रिंग्स ने भी नेगेटिव ही वर्क किया होगा, क्योंकि आप उनकी नेचुरल लेंथ से भी तो दूर ही जा रहे हो। भले उनमें कंप्रेशन हो रहा है, ऊपर वाली में एक्सटेंशन हो रहा है, पर दोनों में ही नेचुरल लेंथ से तो दूर ही जाया जा रहा है। तो सबका वर्क डन ही कैसा था, नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार पढ़ लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम साइन पता करते हैं स्प्रिंग के वर्क का और ग्रेविटी के वर्क का। तो ये दो चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा वर्क भी खत्म हो जाता है। तो एक बार मैं रिकॉल करूं हमने वर्क में क्या क्या पढ़ा। तो वर्क में आपने पढ़ा है सबसे पहले, तो अगर आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हो तो F डॉट एस से आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो। अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड टाइप में दिया हो तो आप इंटीग्रेशन F डॉट डी एस से वर्क डन कैलकुलेट करते हो। तीसरा, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, आई कैप जे कैप के कैप में, तो आप परफेक्ट डिफरेंशियल चेक करते हो। चौथा, अगर आपको ग्राफ दिया गया हो तो एरिया अंडर एफ एस कर्व से आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो।
उसमें भी एरिया अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को पॉजिटिव लेते हो और एरिया बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को नेगेटिव लेते हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? वर्क डन बाय ग्रेविटी की ट्रिक हम समझ गए हैं। वर्क डन हमेशा mgx होगा, x जहां पे डिस्प्लेसमेंट है, टुवर्ड्स ग्राउंड है तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम ग्राउंड है तो नेगेटिव। स्प्रिंग का वर्क डन सीख गए हैं, फॉर्मूला होगा हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव होगा अगर टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ आप मूव कर रहे हो, नेगेटिव होगा अगर आप अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ मूव कर रहे हो। क्या ये क्लियर है? कंजर्वेटिव फोर्सेस एक टर्म हमने सीखी। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो और एक क्लोज लूप में जीरो हो, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना? ये सारी राम कथा हमने पढ़ ली है। तो एक आध क्वेश्चन जरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी कर लेते हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये याद रखना कि कभी भी आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकाल रहे हो और फोर्स अगर आपको कांस्टेंट दिया है, ठीक है ना, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा वर्क डन के लिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो, ठीक है ना। ये मैंने गलत सिंबल बना दिया यहाँ, फोर्स का नहीं वर्क। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपका फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां कॉस थीटा की राम कथा नहीं आएगी, ठीक है ना। कर हम वही रहे हैं, कर वही रहे हैं, फॉर्मूला अभी भी वही है एफ डॉट एस, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लोगे तो इनके एफ और एस के बीच का एंगल भी बदल रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है ना। मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, अभी आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, ये टेबल जो है वो रेस्ट पे है, ब्लॉक का मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। टॉप व्यू देखते हैं, कोई आदमी गया और ऊपर से देख रहा है पूरी चीज को, तो उसे टेबल ऐसी दिखेगी, r रेडियस ले लो टेबल की, और ब्लॉक यहाँ कोने में रखा हुआ है। अब किसी आदमी ने क्या किया, फोर्स लगा के ब्लॉक को पूरी टेबल का एक चक्कर कटवा दिया इस तरह से, और हमसे पूछा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या था भाई। तो मैं जानता हूं कि फ्रिक्शन का फोर्स तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू रही होगी म्यू एम जी, रही होगी कि नहीं भाई? देख लो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा। फ्रिक्शन ने लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज की होगी। अगर मैं ब्लॉक को राइट में मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूं मैं ब्लॉक को, तो फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियली पीछे लग रहा होगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं? फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियली पीछे लगता जा रहा होगा। तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, ऑल्दो मैंने जहां से शुरू किया था मैं घूम के वहीं आ गया, तो अगर मैं एफ डॉट एस फॉर्मूला यूज करूं और डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर दूं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यहीं आप गलती कर देते हो, फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर उसकी डायरेक्शन अगर आप देखो तो लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। अगर मैं इस पाथ से जा रहा था, तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा इस डायरेक्शन में होता है, तो फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट ही लग रहा होता है। यानी आप जहां डिस्प्लेस होने की कोशिश करोगे, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट ही लग रहा होगा। तो ऐसे केस में इसका वर्क डन जीरो नहीं आता है, जीरो आ ही नहीं सकता। तो यहां हम लिखते हैं इनटू 2 पाई आर, यानी टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया ऑन द टेबल। बात समझ आई कि नहीं? और ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रहा है जिस डायरेक्शन में हम घूमे हैं उसके। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, देखो आएगा ना तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि जनरली डिस्प्लेसमेंट ही आता है, पर आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल पाथ लेंथ हम कंसिडर करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वर्क डन जो होता है इज पाथ डिपेंडेंट, ये जो है पाथ पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आसानी से समझ आ जाएगा, चिंता मत करो।
ठीक है, तो ये है पूरी राम कथा किसकी, वर्क की। तो अब मुझे नहीं लगता किसी को वर्क निकालने में कोई गलती होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज याद रखो, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस on a system is always 0। किसी सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स होगा उसका वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा, 0। क्या कहने का मतलब है मेरा, मान लो कि मैंने 2 ब्लॉक का एक सिस्टम लिया है, ठीक है ना, ए और बी, और दोनों एक रस्सी से भी बंधे हुए हैं, और यहां से मैं फोर्स लगा देता हूं जिससे दोनों मूव करने लग जाते हैं। अगर इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमें पता है रस्सी के अंदर टेंशन है, ए पे ऐसे टेंशन लगेगा और बी पे ऐसे टेंशन लगेगा, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टेंशन ए के ऊपर कोई वर्क करेगा, फॉर ए डिस्प्लेसमेंट एस टूवर्ड्स राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए के ऊपर टेंशन ने क्या वर्क डन किया होगा, हाँ या ना। सबसे पहली चीज तो ये है, किया होगा। तो अगला सवाल मेरा ये है कि कितना किया होगा, बता सकते हो क्या आप, ए के ऊपर टेंशन ने वर्क डन कितना किया होगा। तो आप देखो ए का एफबीडी देखो, ए पे टेंशन कितना लग रहा है, टी, ये हो गया फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। बस, मैंने डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट बोला, यानी सभी लोग राइट की तरफ एस मूव किए हैं, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बता दो। पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेंशन भी ए के ऊपर राइट में है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में है। इसी की जगह मैं पूछूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, तो वो कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो बी पे हम देख सकते हैं टेंशन पीछे लग रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी एस होगा, लेकिन साइन आएगा भाई नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो अगर आप ब्लॉक्स को इंडिविजुअली ट्रीट करोगे तो टेंशन ने वर्क किया, लेकिन अगर मैं इन्हें एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं ए और बी को एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, सिस्टम कंसिडर करने का मतलब क्या हो जाता है, अगर ये एक सिस्टम है तो मैं ए प्लस बी का एक सिंगल ब्लॉक बना सकता हूं। याद करो एनएलएम में ऐसा करते थे हम। तो टेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। अगर आप सिर्फ ए को देख रहे थे तो टेंशन एक्सटर्नल है उसके लिए, सिर्फ बी को देख रहे थे तो टेंशन एक्सटर्नल है उसके लिए, पर ए प्लस बी के सिस्टम को अगर आप देख रहे थे तो टेंशन तो क्या हो गया मेरे भाई, इंटरनल फोर्स हो गया है। हो गया कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं फॉर सिस्टम ऑफ ए प्लस बी टेंशन इज इंटरनल फोर्स, टेंशन इज इंटरनल फोर्स। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली निकालोगे और ऐड कर दोगे। तो ऐड करने से देखो क्या आ रहा है, 0। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्क डन बाय टेंशन किसी भी प्रोसेस में, अगर आपने पूरे को सिस्टम मान लिया है तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। बात समझ आई कि नहीं आई। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल टेंशन वाली ट्रिक इसी से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, चाहोगे तो मैं कर भी दूंगा, पर मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को। पर तुम्हें समझ आ गया होगा, टी इंटू एक्स प्लस टी इंटू एक्स, उनको डिफरेंशिएट कर दो, टी कांस्टेंट है तो टी इंटू वी, फिर डिफरेंशिएट कर दो टी इंटू ए। ठीक है, तो उसमें मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूज हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 दे देता हूं मैं आपको, कि ये हमारा जो है ग्राउंड है, ठीक है ना, और ये आपका ब्लॉक ए है और ये आपका ब्लॉक बी है। ठीक है, मान लो कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, और एक साथ मूव कर रहे हैं तभी तो मैं सिस्टम मान पाऊंगा। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन लगता है आगे F, इस पे फ्रिक्शन लगता है पीछे F।
तो आप सीधे सीधे बता सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो कितना हो जाएगा भाई F इंटू एस पॉजिटिव। अरे होगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाला पत्थर तो हमने मान रखा है कि चल ही रहा है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ये वन ऑफ दोज प्रॉब्लम है, एनएलएम में हमने किया था ना 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, दोनों पत्थर साथ चलते हैं, प्लस F इंटू एस। सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए अगर मैं पूछूं तो माइनस F इंटू एस। पर अगर मैं ए और बी साथ मूव कर रहे हैं, इन्हें मैं सिस्टम मान लूं, इफ ए प्लस बी इज अ सिस्टम, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स का इसमें भी वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो पॉइंट बस यही है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और फील आने लग जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और फील आने लग जाएगी। अभी बस याद रखो इंटरनल फोर्स के लिए वर्क डन क्या रहेगा, 0। तो एक डाउट पूछा गया है, ब्लॉक और अर्थ को एक सिस्टम लेते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द सिस्टम 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द सिस्टम 0 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह से ट्रीट करते हैं ना कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर आपने अभी थोड़ा डीप में चले जाएंगे, ठीक है, तो जिन लोगों को समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया लोड मत लेना दिमाग पे, ठीक है ना। तो अगर अर्थ है और ऊपर आपके ब्लॉक है और आप ब्लॉक को अर्थ की तरफ डिस्प्लेस करते हो, तो अर्थ भी ब्लॉक की तरफ डिस्प्लेस होती ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो नहीं हो, ठीक है ना। ये चीज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। तो वहां पे भी आप देखोगे ना तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आता है, लेकिन हम उसे अभी कंसिडर नहीं करते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहां जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो ये मानते हुए लिखा है कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे रह जाती है। क्लियर है कि नहीं, चलो। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी वर्क के बारे में जो मैं बताना चाहता था, ऐसे ही, ठीक है ना। अब हम चल लेते हैं अपनी अगली चीज पे, जो कि है एनर्जी। और एक बार हम ये पढ़ लेंगे तो आप समझ लेना कि फिर आपको एक रामबाण मिलने वाला है, एक ऐसा टूल मिलने वाला है जिससे, मैंने तो फिजिक्स के ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन किसी भी पेपर की सॉल्व किए, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। अगली चीज है एनर्जी। तो एनर्जी किसे बोला जाएगा भाई, वर्क डन हमने अभी तक देखा था, और वर्क डन के लिए मैंने कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज कर सकते हो। अब हमें यह भी समझ आ गया कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी जो है आपस में रिलेटेड है। समझ आ रही है बात। तो एनर्जी बेसिकली क्या हो जाती है, दो तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, दो एनर्जी हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। पहला जो हम डिफाइन करते हैं वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि ये क्यों होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो m मास की ऑब्जेक्ट है और v स्पीड से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन की जाती है हाफ mv², या इसी को कहते हैं हम p²/2m। p जहां पे क्या है भाई, p है आपका मोमेंटम, p है मोमेंटम, यानी कि mv। समझ आ रही है कि बात, इसे आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हाफ तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, मास नेगेटिव होता नहीं और v² नेगेटिव हो नहीं पाएगा, ठीक है। यूनिट, यूनिट जनरली हम इसकी यूज जो करेंगे वो होगी जूल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप जो यूनिट यूज करोगे या किसी भी एनर्जी के लिए आप जो यूनिट यूज करोगे वो जूल ही रहेगी। लेकिन समटाइम्स जो आगे के चैप्टर्स में जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरी भी आएगी, कैलोरी क्या होती है, क्या डेफिनेशन है कैलोरी की, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। पर यहाँ के लिए मैं आपको बता दूंगा, एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि एक जूल जो होगा
वो आपका हो जाएगा कितना, 4.2, उल्टा बोल रहा हूं शायद मैं। एक कैलोरी जो होगा, एक कैलोरी जो होगा वो आपका हो जाएगा 4.2 जूल। बात समझ आती है? ये जूल और कैलोरी का कन्वर्जन याद रखना है आपको। एनर्जी के लिए जनरली हम कैलोरीज यूज कर लेते हैं। ओके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब तो टाइम पास था, क्या किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है? क्या किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है? बोलो भाई, एक ही इंसान है क्या क्लास में? यस, सो इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, मास तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी देखो मास तो वही दिखेगा, लेकिन वेलोसिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए ऑब्जेक्ट चल रही है या नहीं चल रही है, ये ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है इसके ऊपर? मेरे को नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये तो हम सभी को पता ही होता है। दूसरी चीज ये जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है? क्या है पोटेंशियल एनर्जी? क्या कुछ मुझे डिफाइन कर सकता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इतनी भरी सभा में, जहां पहले 40 लोग थे, 4 लोग तो तंग आके भाग चुके हैं, तो बचे हुए लोगों में से क्या कोई बता सकता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बिल्कुल। तो ये लड़का तो मतलब जाएगा कहीं। क्या बात है, बढ़िया भाई। तो एक डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी है जो श्रेष्ठ की है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और भी किसी ने दी है शायद, देखना चाहता हूँ मैं कौन है और कौन कौन है जिनको थोड़ा चमक गया है। ओके। दक्ष ने भी ऑलमोस्ट सही बात कही है। ओके, तो जनरली आज तक हमें जो डेफिनेशन पता होती है और जो हम चिपका देते हैं वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है ना? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ हाइट, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे है तो mgh, है कि नहीं? तो भाई वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक जनरल टर्म है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में एक चीज याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये जो एनर्जी है ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। अब आपको रिलेट कर पाओगे कि उन फोर्सेस का नाम कंजर्वेटिव क्यों है। क्या कंजर्व करते हैं वो? तो वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है तो वो अपने सारे के सारे वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देता है। ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये आगे चल के वापस से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यानी वापस से वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। इसलिए ऐसे होशियार फोर्सेस को ही हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। वापस बोलूंगा मैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अपने सारे वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने वर्क किया है उसमें स्टोर कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो उस स्टोर्ड एनर्जी को वापस से एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है, और उनकी जो स्टोर्ड एनर्जी है जो कि इनिशियली वर्क के फॉर्म में थी उसे आप क्या कहते हो? पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन है?
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो अपने वर्क डन को स्टोर नहीं करते, उसे डिसिपेट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में अपने सारे वर्क डन को वेस्ट कर देता है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइंड नहीं होगी। किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी की टर्म यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि वो अपने वर्क को स्टोर ही नहीं करते। सिर्फ किन के लिए डिफाइन की जाएगी? ऐसे फोर्सेस जो अपने वर्क को स्टोर करें। तो उनमें जो सबसे फेमस हमने पढ़ा होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए जनरली हमें डेफिनेशन किसकी याद रहती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो कि स्प्रिंग के केस में होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो कि चार्जेस के केस में होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? द वर्क डन by any conservative force, is stored in the form of potential energy। बात समझ आई कि नहीं? ये हो जाती है डेफिनेशन किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। और यूनिवर्सली इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो यू कर लेते हैं। सिंबल जनरली हम यू इस्तेमाल कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसी को कोई डाउट इसमें? उदाहरण मैं यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल जो जो है हमारे पास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कई सारे होते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे जैसे सिलेबस में आएगा वैसे वैसे हम उन्हें पढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना। तो अब यही हमें स्टडी करना है। डिफाइन इसे कैसे किया गया? तो डिफाइन इसे किया गया है, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स is equal to negative of change in potential energy। बात समझ आ रही है? यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो पहले से, किसी ने पहले से उसमें एनर्जी स्टोर कर रखी थी। अगर उसके ऊपर और कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। और कितने से चेंज करेगा? जितना वो वर्क करेगा। मान लो मैंने 100 जूल का वर्क किया, तो मैं सामने वाली ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितने से बदल पाऊंगा? 100 से ही बदल पाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डेल्टा यू यहां पे लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डेल्टा यू कहलाता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है कि नहीं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो गया नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है? यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है ना। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसे डिफाइन कर दिया कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई समस्या, कोई कष्ट? ठीक है, तो अब देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है। बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? हमें ये पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। क्या हो जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? इंटीग्रल एफ डॉट ds।
होता है कि नहीं होता? मैंने जनरल ले लिया, कांस्टेंट होगा तब भी ये चीज तो वैलिड ही है। और हमें मिल चुका है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसे डी लिख देता हूं, ठीक है ना, माइनस डी लिख देता हूं। तो यहां मिल जाएगा मुझे इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, ये इक्वल हो जाना चाहिए माइनस डी, है कि नहीं? तो अगर हम यहां से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम यहां से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो रिलेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी एस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप माइनस डी यू बाई डी एस से क्या निकाल सकते हो? कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हो। यहां पे ds क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इसको इस तरह मत याद रखना जैसे मैंने बताया, याद हम इसे इस तरह रखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डॉ यू बाई डॉ एक्स आई कैप प्लस डॉ यू बाई डॉ वाई जे कैप प्लस डॉ यू बाय डॉ जेड के कैप। ये मैंने क्या किया, जो नीचे ds लिखा था ना, उसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने ओपन किया है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जहां ये जो सिंबल है ये d नहीं है, ये डाउ है, ये बताता है आपको पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मैं फिर बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स है। आपको बाकी चीजें समझ नहीं आए, हाँ ये जनरली कहीं पे लिखा दिख जाएगा आपको, याद आपको ये वाला रखना है मेनली, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि फोर्स बताओ क्या था। देखो, दो चीजें कोई आपसे कर सकता है, या तो आपको फोर्स दे दे और आपसे पूछ ले कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो तो हलवा हो गया। क्यों? फोर्स दे दिया तो मैं वर्क निकाल लूंगा, और वर्क का नेगेटिव मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, अगर मैं आपको फोर्स दे दूं तो कंजर्वेटिव फोर्स का तो हम सब पढ़ के आ गए ना अपने जीवन में। तो अगर मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स देता हूं तो आप जानते ही हो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया है तो वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स होगा वो, और उन तीन में से कोई होगा तो मैं वर्क डन निकाल ही लूंगा और उसके नेगेटिव को मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दूंगा। लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपसे कह देंगे कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, और आपको बताना है फाइंड द फोर्स। किसी कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन उन्होंने आपको दे दिया है एक्स वाई स्क्वायर जेड, और वो जानना चाहते हैं कि भाई वो जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव उसको निकाल के बताओ। तो ये उल्टा प्रोसेस जो है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला यहां पे यूज करूंगा, मैं सीधे यूज करूंगा, फोर्स होगा नेगेटिव साइन बाहर कॉमन, डाउ बाय डाउ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। याद करो, वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का उल्टा प्रोसेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वहां हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो माइनस, क्या मतलब होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, y और z कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर जेड तो एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में यानी x और z एज इट इज रहेगा, तो एक्स जेड एज इट इज है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में x और y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और z का डिफरेंशिएशन 1। तो ये वो फोर्स था जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऊपर वाला आएगा, और आएगा भी, पार्शियली इंटीग्रेट करके देख लो वो सेम चीज आ जाएगी कि नहीं।
वही तो वर्क डन होता था थर्ड परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का वर्क डन ऐसे ही निकालते थे ना। ये मैं देता था आपको, इसको आप पार्शियली इंटीग्रेट करते थे और एक फाइनल आंसर दे देते थे, उसमें लिमिट पुट करने से वर्क डन मिल जाता था। और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे है ही। तो अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा ना तो एकदम हलवा लग रहा होगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपकी जीवन खत्म होने वाला होगा लगभग। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ आ रहा हो। क्लियर है क्या? बोलो। बस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये क्लियर रहना है आपको। तो वो जो डेफिनेशन आपने याद की है वो किसकी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन हो सकती है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन में चाहूंगा कि फटाफट आप लोग आंसर दे दो। पोटेंशियल एनर्जी मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। जल्दी से फोर्स बता दो, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, टाइम होने वाला है इसलिए। आई कैप, जे कैप और के कैप में फॉर्मूला में लिख देता हूं। तेजी से, बहुत बढ़िया। ई का हो जाना चाहिए, लिखने का कष्ट मत करो, अपने पास लिख लिया बहुत है। x का डिफरेंशिएशन 2x, बाकी वाई स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज आई कैप, प्लस y का डिफरेंशिएशन 2y एक्स स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज जे कैप, z का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, बाकी x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, तो k कैप। ये आंसर आपका आना चाहिए था। क्लियर है सभी का? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो एंड करते हैं आज यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।